हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 8 का साइंस का टॉपिक है। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपके ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11th में भी ये टॉपिक पढ़ता है और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं सब में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो वीडियो ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, पार्ट्स ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? कोशिका क्या है, यानी सेल क्या है? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल क्या है? तो सेल क्या है? सेल का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इसका मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी हुई है। अगर एक समझने के लिए कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिक्स की वॉल है, यहाँ पे ओनियन पिल का लिया हुआ है। इसको जब देखा गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट या बॉक्स टाइप की चीज़ें बनी हुई थी, जिसको क्या कहा गया? सेल है। ये क्या है? आपके जो राउंड राउंड चीज़ें दिख रही हैं ये है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल को अगर हम कंपेयर समझना चाहें तो जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटें की ज़रूरत होती है, यानी बहुत सारे ईंटें जुड़ते हैं आपस में तो क्या बनती है? वॉल बनती है। और कई सारी वॉल्स मिलके एक रूम बनता है, रूम्स मिलके एक पूरा हाउस बनता है, कई हाउसेस मिलके एक बिल्डिंग बनती है। तो जितने भी क्या है, बेसिक यूनिट क्या था हमारा? ब्रिक्स था, यानी ईंटें थे। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो सेल में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक। सेल को किससे कंपेयर किया जा सकता है? ब्रिक्स से, ईंटों की तरह से। जैसे ईंटें जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनाई जाती है, तो सेल भी आपस में ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ठीक है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? तो कोशिका क्या है? सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन है। हम जानते हैं कि हमारे जितने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग और लिविंग में अगर मेन डिफरेंस देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं। इन बेसिक फंक्शंस को हम कैसे करते हैं? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन फंक्शंस को करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये ऑर्गन किस चीज़ से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं सेल से। इसीलिए सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी की। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। डिस्कवरी ऑफ द सेल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सेल की खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया था 1665 में। इन्होंने क्या किया? कॉर्क क्या होता है? ये होता है बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल होती है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क की जब इन्होंने स्लाइस ली, एक पतली सी स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप, यहाँ पे अगर आप देखें तो जब रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे तो उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, यानी छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए थे। इन्हीं बॉक्सेस को
उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन शायद हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 1665 ईस्वी में किया था। किस में देखा था इन्होंने? कॉर्क में देखा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था। ठीक है। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये तो हमने अभी सीखा कि जैसे बिल्डिंग्स के लिए बेसिक यूनिट है ब्रिक्स, उसी तरीके से जो हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल। ठीक है। इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या देखने में एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, वो सब एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ उनमें सब में सिमिलरिटी है कि उन सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। भले वो देखने में एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उन सब की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल को जब हम देखते हैं तो हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उनको किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल है और वो इतना बड़ा होता है कि हम उसको देख पाते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा सेल कौन सा है जिसे हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, तो वो है एग ऑफ हैन। ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर्स ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर कितना है? कितने नंबर्स मतलब कितनी संख्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन सभी की साइज़ और शेप भी डिफरेंट है। ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, भी सेल की नहीं। ह्यूमन बॉडी भी में भी ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। ह्यूमन की बॉडी जो होती है उसमें सेल्स की जो काउंटिंग है कोई एक या दो नहीं है, ट्रिलियंस में आते हैं। और सब सारे सेल्स की जो शेप और साइज़ है वो भी सेम नहीं है कि अगर हम कह दें कि ह्यूमंस की जितने भी सेल्स हैं वो राउंड शेप में हैं, तो ऐसा नहीं है। वो या लॉन्ग हैं, कोई फिक्स शेप नहीं है। तो शेप डिफरेंट है, नंबर्स ऑफ सेल्स भी हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन, सेल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक तो मेनली 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है। द स्मॉलर नंबर्स ऑफ सेल्स इन स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of such organism। अगर किसी जीव ऑर्गेनिज्म में सेल्स की जो संख्या है वो क्या है? कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके फंक्शन, उसके बॉडी में फंक्शन नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिंगल सेल से बना होता है और किसी का बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल से बना होता है, तो ऐसा नहीं कि नंबर्स ऑफ सेल्स इफेक्ट करेंगे उसके काम को, उसके फंक्शन को। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा था कि एक सेल से ज़्यादा जो सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनकी बॉडी सिंगल सेल्ड होती है उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसका एक एग्जाम्पल्स है, वो क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी सभी
फंक्शन करते हैं। इनकी बॉडी में भी सभी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इनमें भी डाइजेशन होता है, इनमें भी फूड का इंजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ होता है, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनके बॉडी में सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इनमें डाइजेशन नहीं होता है या ये फूड इनटेक नहीं करते हैं, ये भी करते हैं। ठीक है, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अभी मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे फंक्शन करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, यानी अमीबा और पैरामीशियम भी ये सारे फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शेप के बारे में कि जो सेल होती है वो किस किस शेप में होती है, कैसी इनकी शेप होती है। तो जनरली जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, राउंड या स्फेरिकल सेल्फ होते हैं या एलोंगेटेड शेप में होते हैं। जनरली मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो राउंड ही होंगे या स्फेरिकल ही होंगे। सेल्स कैसे हैं, राउंड या स्फेरिकल और एलोंगेटेड। अभी हमने जाना सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्स है, कुछ सेल्स जो होते हैं वो ऐसे से आप स्ट्रक्चर समझिए। तो ये देखिए, ये बोथ एंड्स पे क्या हो गए, ये पॉइंटेड हो गए, यहाँ पे इसकी ब्रेथ क्या है, ज़्यादा है। दोनों एंड्स पे क्या हो गए, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप एंड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स टाइम। अमीबा का जो शेप होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका शेप कोई ऐसा नहीं कहते कि सर्कल है, इसका शेप ना कुछ भी होता है, मतलब वो अपना शेप जो होता है हमेशा चेंज करता रहता है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। द नर्व सेल इज लॉन्ग ब्रांच एंड हैज़ अ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा नर्व सेल। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा है, लंबा है। ठीक है, ब्रांच्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांच्ड है, ये इधर बट गया है। ब्रांच्ड क्या मतलब है, डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड भी है। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इसमें आउटग्रोथ निकला हुआ है ना, थ्रेड लाइक, धागे लाए, थ्रेड मतलब धागा, धागे की तरह की संरचना है ना। तो जो अगर नर्व सेल्स होता है उसका ये शेप होता है। यहाँ पे स्फेरिकल शेप क्या है, ये ब्लड सेल्स है। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक है, राउंड या स्फेरिकल। स्पिंडल शेप, ये है स्पिंडल शेप, ये क्या शेप है, स्पिंडल शेप है। ठीक है, लॉन्ग स्पिंडल शेप किस में होता है, मसल्स में। हमारे बॉडी की जो मसल्स होती है उसमें कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है। नर्व सेल्स, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स, ये है हमारी नर्व सेल्स। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस। ठीक है, साइज ऑफ सेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है। जैसे कि मान लीजिए रैट है, एलिफेंट है, तो रैट और एलिफेंट की अगर साइज़ देखी जाए तो ऑर्गेनिज्म की तो बड़ी है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है। तो अब सेल्स की साइज़ उनके बॉडी में कैसी है तो वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं उनको किस में देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाते। उनको किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उनकी साइज को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके। ठीक है, दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटा सेल है उसकी साइज क्या है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। साइज क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम से देख के अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द लार्जेस्ट सेल इज मीजरिंग, अगर स्मॉलेस्ट पढ़ा तो लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। इसकी साइज क्या होती है, 170 mm to 130 mm। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे सब बड़ा होता है, बैक्टीरिया का सेल सबसे छोटा होता है। ठीक है,
द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म बड़ा है, कि साइज़ बड़ी है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके सेल भी क्या होंगे, उनकी सेल की साइज़ भी बड़ी होगी। इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी प्लांट या एनिमल की साइज़ अगर बड़ी है या छोटी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसके सेल भी छोटे होंगे, या बड़ा है तो उसके सेल भी बड़े होंगे। जैसा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रैट के जो सेल्स होंगे वो एलिफेंट से छोटे होंगे, या एलिफेंट के जो सेल्स होंगे, क्योंकि एलिफेंट बड़ा है तो उसके सेल्स भी बहुत बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम है गेराइड सेल्स के। साइज ऑफ द सेल्स देख लिया हम लोगों ने। द साइज ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। लेकिन साइज ऑफ, हमने क्या कहा था कि अगर ऑर्गेनिज्म की साइज़ बड़ी है तो इसका मतलब नहीं है कि उसके सेल्स की साइज़ भी बड़ी होगी। लेकिन अगर साइज ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, मतलब फंक्शन से रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए देखते हैं कि द नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट, एलिफेंट में भी नर्व सेल्स है और रैट में भी एलिफेंट्स है, दोनों में उसका साइज कैसा है, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और शेप हो जाएगा। नर्व सेल का साइज दोनों में क्या है, एक जैसा है। और वो फंक्शन भी क्या करते हैं, सेम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। दोनों में ही नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, ट्रांसफरिंग मैसेज। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो जब सेल का एक स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये है आपका सेल। इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। सबसे पहले इसको समझते हैं। ये देखिए, ये एक सेल है। ठीक है, सेल का डायग्राम है ये। इसमें आपको येलो लाइनिंग दिख रही है, ये सबसे आउटर जो लाइनिंग, जो येलो लाइनिंग है, ये है इसको घेरे हुए, सेल को घेरे हुए, जैसे हम बाउंड्री बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये जो बाउंड्री है इसका नाम क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको एक और नाम देते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। सेंटर में आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ब्लू स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सेंटर में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसकी भी एक बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंडेड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब हमारे समझने की जो बात है, ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, एक तो देखा हमने जो आउटर सेल की आउटर बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे। अब इन न्यूक्लियस और जो हमारा न्यूक्लियस है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में क्या था, हमारा साइटोप्लाज्म था। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस हैं, और क्या है साइटोप्लाज्म में, और क्या क्या होते हैं, पैरोक्सीसोम्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपको इसी साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स हैं, ये सारे होते हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 वीडियो का जो पार्ट 2 होगा वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा।
तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।